मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग। नाउ हम लोगों ने परसों की क्लास में एपिलेप्सी पढ़ी थी, याद हो रहा होगा आपको। और एपिलेप्सी थोड़ा सा इंसेफेलाइटिस पढ़ा था। भैया इसलिए कहा मेरे से पहले हेड हो जाया करो, मैं दिन भर अपने आप को ढूंढता रहता हूँ फिर। चलिए, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक्चुअली में आप सब जानते हो कि एक टाइप की न्यूरोग्लियल सेल है जो माइलिन शीथ बनाती है। किसी को नाम पता है क्या? एनीबडी? माइलिन शीथ कौन बनाती है, कोई आइडिया? कौन सी न्यूरोग्लियल सेल? ये अभी एग्जाम में पूछा था हमको एनआरएचएम में, है ना? तो जरा बताने की कोशिश करिए माइक ऑन करके। एनीबडी हु नो? चलो ये तो बता दो, टाइप्स ऑफ ऑलिक मतलब ये कितनी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, इसके तो टाइप्स बता दो। किसी को पता है? माइक्रोग्लिया, ऑलिगोडेंड्राइट एंड एस्ट्रोसाइट। और उसमें से भी जो ऑलिगोडेंड्राइट होती है वो माइलिन शीथ बनाती है। माइक्रोग्लिया जो है वो इन्फेक्शन से बचाती है ब्रेन को, और जो एस्ट्रोसाइट्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है ना, जिससे कोई भी इन्फेक्शन ब्रेन तक न पहुंचे। चलो, तो ये माइलिन शीथ कभी कभी, जो कि नर्व कंडक्शन फास्ट कराती है, कभी कभी ये माइलिन शीट टूट कर गलने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, एट्रोफिट होने लग जाती है। और नर्व जो कि माइलिन युक्त होती है, धीरे धीरे वो डी माइलिनेटेड होने लग जाती है। इन्हीं बीमारियों को हम डी माइलिनेटिंग डिसीज बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस, एक्यूट हेमरेजिक ल्यूकोइंसेफेलोमाइलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रांसवर्स माइलोपैथी, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, है ना, डिफ्यूज सेरेब्रल स्क्लेरोसिस। और भी ढेर बीमारियां हैं जिनके नाम ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है डीएवी में 20 मार्क्स में और एमपीएमएसयू में 10 मार्क्स में, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग एंड हार्डनिंग। ये तो आप जानते ही हो, कोई चीज ठीक हो रही हो, हार्ड हो रही हो सॉफ्ट से। जैसे हमने याद करो, हमने पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल। तो स्क्लेरोसिस मतलब थिकनिंग और हार्डनिंग। मल्टीपल मतलब बहुत जगह पर है ना। मैं नया टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल यानी बहुत सारे, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग एंड हार्डनिंग। तो ये सबसे कॉमनेस्ट डी माइलिनेटिंग डिसीज है। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। सबसे कॉमन यदि कोई डी माइलिनेटिंग डिसीज है, जिसमें माइलिन शीट खत्म हो रही हो, ऐसी कोई बीमारी, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और साला इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज से जो भी 20 30 40 साल पहले तक जो बीमारियां अननोन थी, अब वो ऑटो इम्यून के रूप में निकल के बाहर आ रही, कहीं ना कहीं आ रही, हमारी कोशिशों को मारता है। और मेरा माइक ऑफ करो, ऑन है। और हमारे शरीर को मारना है, और इसका ट्रिगर होता है स्ट्रेस। यदि आप बहुत ज्यादा तनाव लोगे, चिंता करोगे, टेंशन में रहोगे, तो ऑटोइम्यून एक्टिविटीज आपके शरीर में बढ़ जाएगी। चाहे वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो लाइकेन प्लानस हो, चाहे वो आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो, हाशिमोटो डिसीज हो, एसएलई हो, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। ये मेंटल शॉक वगैरह बहुत डेंजरस होते हैं भैया। खुश रहो, है ना। कोरोना काल में तो सबसे सीख ही लिया कि जिंदा रहना सबसे बेहतर है बजाय ये सब चीजों के, है ना। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डीमाइलिनेटिंग डिसीज। सबसे कॉमन है भैया
भैया टाइम पे आया करो, मैंने कितनी बार बोला आपको, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो सबसे कॉमन डीमैलिटिंग डिसीज है ये। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, फिर भी इसका कोई जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलता है। ये HLA लिंकेज है, सुना है नाम HLA-B27, जिसका जो जिम्मेदार है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए। HLA यानी हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये हमारे शरीर का अगेन इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये डिस्टर्ब हो जाता है, ऑटोइम्यूनिटी चालू हो जाती है, हमारा ही शरीर हमारी माइलिन शीट को मारने लग जाता है। इस बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। जनरली ये वायरल के बाद में एग्रावेट हो सकती है, कोई एलर्जी के बाद एग्रावेट हो सकती है, कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के बाद एग्रावेट हो सकती है, या कोई वाइटामिन वगैरह की न्यूट्रिशन की कमी है तो एग्रावेट हो सकती है। और जनरली ये टेम्परेट क्लाइमेट में मिलती है, गर्मी ठंड वहां ज्यादा मिलती है। और ऐसे लोग जो उनमें ज्यादा एनिमल फेट खाया है जिन्होंने, उनको भी ये बीमारी ज्यादा होती है। वी डोंट नो हाउ एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, बट ये देखा गया है। चलो, पैथोलॉजी। डीमाइलिनेशन अकर इन डिफरेंट प्लेसेस फोकली, पर्टिकुलर किसी किसी जगह पर ये धब्बा वो धब्बा। तो इसलिए तो नाम है मल्टीपल, क्योंकि एक जैसी पूरी नर्व माइलिनेशन उसकी को डिस्ट्रॉय नहीं होगी, टुकड़े टुकड़े में होगी, है ना। वहां पे व्हाइट पैचेस बन जाएंगे, प्लाक बन जाएंगे। ये सर्वाइकल सेगमेंट पे हो सकता है, ब्रेन स्टेम, ये आप सब जानते हो, दिस इज अ ब्रेन स्टेम, वहां हो सकता है। पेरी वेंट्रिकुलर रीजन, वेंट्रिकल के आसपास हो सकता है, ऑप्टिक नर्व में हो सकता है, कहीं पर भी माइलिन शीट टूट सकती है। प्रेसिडिंग फैक्टर क्या क्या है, कौन सी चीजें और एग्रावेट करती है? ट्रोमा, इन्फेक्शन, ऑपरेशन, इमोशनल अपसेट, टेंशन, फटीग एंड प्रेगनेंसी, ये सभी ऑटोइम्यूनिटी को भी एग्रावेट करते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी एग्रावेट करते हैं। नाउ ऑनसेट, बेटा ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं कि आज हुआ ने कल सिम्टम आ जाएंगे। ये ग्रेजुअल ऑनसेट है, क्योंकि इसमें धीरे 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 माइलिन शीट टूटती है। 15 से 50 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है। बहुत सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा फीमेल में ज्यादा होता है। वी डोंट नो हाउ, सम काइंड ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप मान सकते हैं, थोड़ा सा फीमेल में ज्यादा होता है। ऑक्यूलर में न्यूराइटिस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिमनेस ऑफ विजन मिल सकता है, डबल विजन, डिप्लोपिया हो सकता है, निस्टेगमस। निस्टेगमस क्या होता है? Involuntary eyebrows का movement. Involuntary eye movement. रोटेटरी इनवॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। ऑप्टिक डिस्क स्वेल्डअप हो सकती है। ऑप्टिक डिस्क के स्वेल्डअप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मतलब कि डॉक्ट्रिन लैंग्वेज में स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क क्या बोलते हैं? Papilloedema. यस। आप लोग रोज रोज पढ़ते रहे ना भैया, है ना। ये गुरुवार को या बुधवार को नर्वस सिस्टम का भी टेस्ट होगा, और ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं कि यार आपको बुधवार गुरुवार टेस्ट देना ही देना। प्रीवियस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ रहे हैं भैया। इमरान खान, वीडियो ऑफ करो। ओके, तो ऑक्यूलर में ये सब मिला। मोटर में हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया हो सकता है, मोनोप्लेजिया। आधी साइड गई तो हेमीप्लेजिया, कोई एक ही हिस्सा इन्वॉल्व है, एक ही सेक्शन ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है, मोनोप्लेजिया। दोनों हाथ दोनों पांव इन्वॉल्व है, या तो दोनों हाथ या दोनों पांव, पैराप्लेजिया। चारों सब इन्वॉल्व हो गए, दैट इज टेट्राप्लेजिया। तो ये देखने को मिलता है। ट्रेमर्स आते हैं, डिसआर्थ्रिया, बोलने में तकलीफ होती है, ये देखने को मिलता है। मोटर, सेंसरी में टिंगलिंग एंड नमनेस होती है। और एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं यूजलेस हेड सिंड्रोम। यूजलेस हेड सिंड्रोम मतलब जैसे अपन पाँव यूं यूं करते रहते हैं या हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। दिस इज यूजलेस हेड सिंड्रोम। ब्रायोनिया में पाँव है और एक दो मेडिसिन में हाथ भी ऐसा ऐसा करते रहता है, तो आप पढ़ना उसमें। तो ये भी देखने को मिलता है काइंड ऑफ नर्वसनेस। ठीक है। चलो, इसके अलावा रिफ्लेक्स भी गड़बड़ा जाएंगे। हायर फंक्शन, पेशेंट शो यूफोरिया। इनिशियली तो मरीज क्या फेस करेगा क्या फील करेगा?
यूफोरिया, और बहुत खुशी, अत्यधिक खुशी को बोलते हैं यूफोरिया, है ना। शराब वराब पीने से, भांग खाने से, अफीम खाने से एकदम से लगता है यूफोरिया। फिर धीरे धीरे इमोशनल अपसेट बढ़ता जाएगा, डिल्यूजन बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे व्यक्ति डिमेंशिया में आ जाएगा। डिमेंशिया मतलब कि सटिया जाना, ठीक है, डिप्रेशन में आ सकता है, ठीक है। बाकी बुखार वुखार रहेगा, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, बोलने में तकलीफ हो सकती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कुछ सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन में आप सीएसएफ करा लीजिए, वीडीआरएल करा लो, सीटी एमआरआई करा लो, ये नहीं मिलता कुछ। तभी तो अपन ने क्या बोला इसको, अननोन, एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं। पर हो सकता है कोई एबनॉर्मल एंटीबॉडीज अब देखने को मिल जाए, क्योंकि अब ऑटोइम्यून के रूप में रिवील हो रहा है, पहले नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ा, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों ट्रीटमेंट नहीं है? अरे कॉज ही नहीं मालूम, तुमको ठीक क्या करोगे? फिर भी स्टेरॉइड बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है स्टेरॉइड? बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी, स्टेरॉइड अच्छे ठीक है। इसके अलावा एक गाबा करके आता है, GABA, है ना, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका ब्रांड नेम है बैक्लोफेन, या कार्मापेजिन दे सकते हो। कार्मापेजिन तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एपिलेप्सी में काम आती है। बेलाडोना प्रिपरेशन दे सकते हो, ये आपकी होम्योपैथिक बेलाडोना नहीं है ना। डाइजीपाम दे सकते हो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए, सोने के लिए। बट स्टेरॉइड और फिजियोथेरेपी बेस्ट है। फिजियोथेरेपी तो हर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में जहां मोटर डिस्टर्बेंस हुआ है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। रुचि पटेल, गुड, वीडियो ऑफ करो। सो इट इज ऑल अबाउट डीमैलिनेंट डिसीज में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजीज ऑफ मसल्स नहीं पढ़ना, आगे 2 4 5 पेज आपको उड़ाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पे आएंगे आप लोग फिर, मायस्थेनिया ग्रेविस मायस्थेनिया ग्रेविस अमिताभ बच्चन को ही थी और बोलना चाहूंगा कि ये जानलेवा बीमारी है, बट हम सभी किस्मत अच्छी और उनकी भी कि अमिताभ जी बच गए, है ना। तो अगेन ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं या उनके रिसेप्टर, उनके लिए एंटीबॉडी बना लेते हैं, और उस वजह से स्पेशली क्रेनियल नर्व्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए, और उस वजह से फिर फाइनली जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज्ड या वीक हो जाती है, और उनसे रिलेटेड मसल्स भी काम करना बंद कर देती है। तो मायस्थेनिया, माया मतलब मसल, एस्थेनिया मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मसल्स में कमजोरी। ग्रेविस, ग्रेव यानी कब्र, ग्रेविस मतलब जानलेवा, जो कब्र की तरफ धकेले, तो इसको बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। ये जानलेवा बीमारी है जिसमें मसल्स जो है वो धीरे धीरे पैरालाइज कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। दिस इज अ डिसीज ऑफ अननोन etiology characterized by the fluctuating weakness of the skeletal muscles। ये अगेन एक अननोन है। अननोन मतलब ऑटो इम्यून। पहले की जो बीमारी अननोन थी, अब वो किस रूप में रिवील होके आ रही है? ऑटो इम्यून। कैरेक्टराइज्ड बाय द वीकनेस ऑफ मसल्स, पर्टिकुलरली ऑक्यूलर, ठीक है, और अदर मसल्स विच इज इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें क्रेनियल नर्व्स जो होती है, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसस, यही नर्व थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगी। रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, टिबियल नर्व, सियाटिक नर्व, ये सब स्पाइनल नर्व है, ये नहीं आएगी। क्रेनियल नर्व्स आएगी ज्यादा, ठीक है। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो जब भी हम कोई एसिटाइलकोलिन वगैरह, एड्रिन, नॉरएड्रिन, यदि अपन इसको न्यूरोट्रांसमीटर देंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट मिलता है कहीं ना कहीं। मतलब ये रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली समस्या है। तो पढ़ते हैं, इट इज एसोसिएटेड विथ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन भी NRHM में, PSC में खूब पूछते हैं कि मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या मिलता है। तो आंसर होगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी।
ऑप्शन तो एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी भी आ सकता है, और पहला आंसर वही होगा। आप एक्साइटमेंट में एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी। चौथा ऑप्शन रिसेप्टर वाला भी था, वो भी पढ़ लेना, है ना। चलो, तो एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम, बट अभी ये मालूम पड़ रहा है कि एंटीबॉडीज मिलती है, और वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी मिलती है, ठीक है। बाकी किसी और चीज के लिए भी एंटीबॉडी बन सकती है। और इसका सबूत कैसे पक्का हुआ कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? ये अधिकतर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ में मिलता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमाटो, है ना, पर्निशियस एनीमिया, SLE, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो ऑटोइम्यून है उनके साथ में देखने को मिलती है मायस्थीनिया ग्रेविस, जो कि चीख चीख के सबूत दे रहा है कि भैया क्या ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर कॉमन इन सेकंड टू थर्ड डिकेड, 20 से 30 साल टेंशन का सबसे पीक 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 वो रहता है, बोले तो क्या पीक हमारा एरा रहता है 30 साल, 25 साल, 28 साल। अभी आप सब 24-25 के होंगे मुझे लगता है, और अभी आपका बस BHMS खत्म होने वाला ही है। जहाँ BHMS खत्म होगा तो फिर आपके घर वाले आपको 1 रुपया भी भेजना बंद कर देंगे, फिर वो उम्मीद करेंगे कि आप उनको 10-15 हजार महीना भेजो या उनको दो, है ना। और दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ बहुत घटिया है, मेरा गला खराब है फिर भी मुझे भोंकना पड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो दिस इज अ थिंग, प्रोफेशनल लाइफ बहुत गंदी है। आपका मन कर रहा, जरा सा आपका हेडेक हुआ, आपने क्लास अटेंड नहीं करी, आपको जरा सा भी छींके आई 2-5, नींद आ रही है, आपने क्लास अटेंड नहीं करी, या वॉट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिन दिन भर सो रहे हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टीवी देख रहे हो, बट प्रोफेशनल लाइफ गड़बड़ है। तो यही 20 से 30 पीक इंसिडेंट मिलते हैं, ठीक है। और थायोमा भी, दो सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड लिखा है, बट थोड़ा सा फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। सिम्टम क्या है? एब नॉर्मल फटीगेबिलिटी ऑफ द मसल, नामी है मायस्थेनिया, मसल्स की वीकनेस, तो मिलना ही है, ठीक है। द टायर्डनेस प्रोमिनेंट हो जाती है एट द एंड ऑफ डे, शाम होते होते व्यक्ति बिल्कुल थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक चम्मच भी उठ नहीं सकती उससे, ये स्थिति होती है, ठीक है। मसल्स जो है वो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स, बल्बर मसल्स, नेक मसल, शोल्डर गर्डल, ये ज्यादा अफेक्ट होती है क्योंकि ये क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। आप देखिए, ये आंटी जी का फोटो आपकी बुक में बना रखा है, और ये आंटी जी है, इनको टोसिस हो रहा है, ये अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही है, देख पा रहे हो। तो टोसिस भी होता है इसके अंदर, टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। चलो, रेस्पिरेटरी मसल्स तक वीक हो जाती है, सांस लेने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, एब्डोमिनल मसल्स को प्रेस करना पड़ेगा, स्टर्नोमेस्टॉइड वगैरह जो है, ट्रेपेजियस वगैरह, लीवर स्केपुलाई, वो जोर लगाना पड़ेगा। क्रेनियल नर्व तो थक चुकी है, ठीक है। टोसिस मिलता है ना, टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डिप्लोपिया, चबाने में तकलीफ, निगलने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, हाथ पाँव में सूजन और तकलीफ, फेशियल मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती है, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आते, इसको ब्लैंक फेस या मास्क फेसेस भी बोल सकते हैं, ऐसा लगा है कि मास्क लगा दिया हो, क्या एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये देखने को मिलता। और तो और हमारी ऑक्यूलो मतलब ये जो मैस्टिकेशन की मसल्स होती है वो भी इतनी वीक हो जाती है कि हमारा जबड़ा जो है ऐसा झूल जाता है, इसको हैंगिंग जॉ साइन बोलते हैं, तो वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स। नाउ इन्वेस्टिगेशन में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी बनती है 90%, ठीक है। इसके अलावा EMG करा लो, इलेक्ट्रोमायोग्राम, EEG कराना, बट EMG कराना बेहतर है। चेस्ट एक्सरे करा लो, है ना, मैं तो बोलता हूँ एक्सरे ले लो, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ये CT स्कैन ले लो, बट ये ब्लड में ही मालूम पड़ेगा कि एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर बन रहे हैं। ट्रीटमेंट, फटीग, एक्सरसाइज वगैरह को अवॉइड करें, है ना। एक दवाई आती है प्रोस्टिगमिन, 15 से 45 mg ओरली देना पड़ती है। एट्रोपिन आता है, एट्रोपिन भी अच्छी दवाई है जो आप एल्डोना के अंदर देखते हो। और स्टेरॉइड शुड बी गिवन बिकॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो स्टेरॉइड देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट
इट इज ऑल अबाउट मायस्थीनिया ग्रेविस में। चलो निकालिए पैराप्लेजिया, नेक्स्ट टॉपिक। पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया यानी आधी साइड, अपर हाफ, लोअर हाफ, या फिर राइट और लेफ्ट हाफ। मोनोप्लेजिया कोई पर्टिकुलर मसल्स का एक बंच गया। पैराप्लेजिया मतलब दोनों हाथ या दोनों पांव। वैसे जनरली पैराप्लेजिया में दोनों पांव की बात करते हैं। किसी के दोनों पांव लगभग ग्रस्त हो गए, दैट इज पैराप्लेजिया। और टेट्राप्लेजिया दोनों हाथ और दोनों पांव, पैराप्लेजिया। इट इज अ पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्ब, इज नोन एज पैराप्लेजिया। ठीक है। एंड पैरापेसिस मतलब, पैरापेरेसिस का मतलब होता है वीकनेस ऑफ द बोथ लोअर लिम्ब। तो दोनों पांव में कमजोरी हो रही है, इसको पैरासिस बोलते हैं। पैरेसिस यानी वीकनेस, और प्लेजिया यानी कि लकवा। ठीक है। और नर्व यदि ब्लॉक हो जाए तो पाल्सी। ड्यू टू कॉजेज क्या है? नर्वस सिस्टम की ज्यादा बीमारियां हैं। देखो हम मसल सिस्टम की बीमारी तो पढ़ भी नहीं रहे, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम, तो हम तो वही पढ़ेंगे। तो मोटर न्यूरॉन डिसीज हो सकती है, अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो लोअर लिम्ब कंट्रोल करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन अपर लिम्ब कंट्रोल करता है। ठीक है, किसकी बीमारी होगी? अपर मोटर न्यूरॉन। सिफिलिटिक एमायोट्रोफी यानी सिफिलिटिक डिजेनरेशन हो गया, मैंने पढ़ा दिया आपको, टेप्स डॉर्सलिस, है ना। डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सायरिंगोमाइलिया यानी स्पाइना बाइफिडा है ये, पेरिफेरल न्यूराइटिस, मस्कुलर एट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जस्ट पढ़ाया, एड्स, ठीक है, वायरल माइलाइटिस लाइक पोलियो, और कभी कभी हिस्टेरिया से भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा लोकल में ट्रोमेटिक मायोपैथी हो सकती है, स्पोंडिलाइटिस की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलर मायोपैथी भी हो सकती है, टीबी हो गया हो, लेकिन अधिकतर माइलाइटिस हो सकता है। बट अधिकतर समस्या किसकी है? ब्रेन की या फिर स्पाइनल कॉर्ड। एक बीमारी और है जिसके अंदर 1 स्टिक, 2 स्टिक, है ना, नो स्टिक, क्राउलिंग स्टेज सीएम के अंदर पढ़ाया था, नाम बताओ। केस में ही पूछा गया था। लेथारिज्म। लेथेरिज्म। लेथेरिज्म दे रखा है यहाँ पे एग्जाम में आपके। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो भी हो सकता है, बट ये कम कॉमन कॉज है। सबसे मेन कॉज है नर्वस सिस्टम। ठीक है। चलिए, या फिर ब्रेन में थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया, हाइड्रोकेफेलस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, कोई कंप्रेशन है, सबड्यूरल हेमरेज वगैरह हो गया है, तो वो भी हो सकता है। मोटर फंक्शन, मोटर एरिया ब्लॉक हो जाए तो, बट अपर मोटर न्यूरॉन खराब होने इसका मेन कॉज। ठीक है। चलो, तो इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपने नाम भी कई बार सुना होगा, कुछ लोगों को पढ़ा भी होगा। वैसे जनरली अपन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं थे। नाम जरूर सुने हुए थे बट डिटेल में नहीं थे, है ना। तो पढ़ते हैं पार्किंसन डिसीज, डिसीज ऑफ बेसल गैंग्लियन। तो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, आपको और दिखा देता हूं। बेसल गैंग्लियन की बात करी जा रही है। ओके, यस, ये जो आपको दिख रहा है हरा हरा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ब्लू ब्लू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, है ना, और ये जो दिख रही है झालर आपको क्लॉस्ट्रम, तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्लॉस्ट्रम, एम्ब्लेगॉइड बॉडी, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? बेसल गैंग्लियन बनाते हैं। और बेसल गैंग्लियन मसल स्टोन मेंटेन करता है, रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को, पॉस्चर कंट्रोल करता है, सीधे खड़े रहना, चलना, मूवमेंट, और
ऑटोमेटिक एसोसिएट मूवमेंट भी कंट्रोल करता है। चलते वक्त हाथ स्विंग करना, बोलते वक्त चेहरे पे एक्सप्रेशन, मैं हंस रहा हूँ है ना, गुस्सा हो गया हूँ, ये, या बोलते वक्त गाते वक्त हाथों को स्विंग करना, ये सब ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट है। और ये कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लियन। कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लियन। क्लियर है? पढ़ते हैं। दिस इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मूवमेंट जो होती है शरीर की वो बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। मसल रिजिड हो जाती है और ट्रेमर्स आते हैं। पार्किंसन डिजीज का आप यूट्यूब पे वीडियो देखना आप, है ना, आपको दिख जाएगा। टाइप्स, एक इडियोपैथिक होता है सबसे कॉमन, पोस्ट इंसेफेलाइटिक भी हो सकता है, ब्रेन इन्फ्लामेशन हो गया फिर हो गया। स्यूडो पार्किंसन डिसीज भी हो सकती है, जुवेनाइल छोटे बच्चों को हो सकती है, सेकेंडरी कोई लफड़ा है और फिर हो सकती है, एट्रोजेनिक डॉक्टर की गलती से हो सकती है, टॉक्सिक, है ना। तो और भी ढेर सारे हैं, बट जो मुझे पढ़ाना है वो है इडियोपैथिक, तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ। पैरालिटिकल एगिटेंस, ये ऐसी का नाम है, पार्किंसन डिसीज, इसी को शेकिंग पाल्सी बोलते हैं, इसी को प्राइमरी पार्किंसन डिसीज बोलते हैं, इसी को इडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। ढेरों नाम है। पार्किंसन डिसीज मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है, दूसरे टाइप न के बराबर मिलेंगे। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसीज इज अननोन, द जेनेटिक फैक्टर हैज बीन सस्पेक्टेड बट डेफिनेट एविडेंस आर लैकिंग। जेनेटिक हो सकता है बट अभी तक सबूत नहीं मिले। तो एज सच कोई वायरल का सबूत नहीं मिला, फैमिलियल सबूत नहीं मिला, एग्जैक्ट समझ ही नहीं आ रहा है हो क्यों। डिजनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, कौन से न्यूक्लियस खराब हो रहे हैं इसमें? बेसल न्यूक्लियाई, कॉर्डेड न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्लोस्ट्रम, एम्ब्लिगॉइड बॉडी। क्लियर है? चलो, इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी डैमेज होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और 4 पार्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट ये है, इसकी भी वार्ड लगी पड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी छोटी इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलर बॉडी मिलती है जिसको लेवी बॉडी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी एनआरएचएम की एग्जाम में आया था। एक आया था हॉजकिन डिसीज के अंदर, है ना, रेड स्टिल बर्ड सेल्स मिलती है, और एक अभी लेविस बॉडी का भी आया था। और ये बहुत पूछते हैं, अभी नहीं आया होगा तो शायद पिछली बार आया होगा या पीजीटी में आया होगा, बट ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेवी बॉडी आर फाउंड इन या सीन इन आंसर पार्किंसन डिसीज। ठीक है, चलो, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, डोपामिन, लिवोडोपामिन, गाबा, एड्रीन, नॉर एड्रीन, एसिटाइलकोलिन, वो भी गड़बड़। सिम्टम्स क्या आएंगे? ऑनसेट इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे बीमारी होती, कोई एकदम से लगवाग्रस्त नहीं हो जाएगा व्यक्ति, हाथ पांव नहीं कांपेंगे, खड़े होकर चलने में तकलीफ एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे। 50 to 60 ईयर ऑफ एज में होता है, मेल को ज्यादा अफेक्ट होता है ये। सिम्टम पहला है ट्रेमर, हाथ पांव दूचते हैं, हाथ पांव। दिस इज यूजुअली द फर्स्ट साइन एंड कॉमनली नोटिस इन द वन हैंड। शुरुआत में तो पहले वो, तो डॉक्टर साहब देखो ना, ये देखो डॉक्टर साहब, ये देखो, ये देखो डॉक्टर, ये मेरी उंगलियां ट्रेमर कर रही है। टू स्टार्ट विद द फाइन, पहले तो देखो ये देखो, देखो, दिख रहा देखो कितना बारीक हो रहा है। 2 महीने पहले आया था तो बहुत बारीक था, देखो डॉक्टर, देखो बहुत बारीक हो रहा है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब देखो, और डॉक्टर साहब देखो ना, पहले तो जरा जरा हो रहा था, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे ट्रेमलिंग बढ़ती जाएगी। ग्रेजुअली इट बिकम कोर्स, इट इज रेगुलर और कांस्टेंट बनी रहती है ये। ट्रेमर रिमेन लोकलाइज इन वन हैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ सालों बाद दोनों हाथों में आ जाता है। फिर वो ट्रेमर टंग पे बोलने में तकलीफ पड़ने लग गई, टंग में ट्रेमरिंग सांप जैसी हो जाएगी। आईलिड में बाबा रामदेव बन जाएंगे, बाबा रामदेव, है ना। तो आईलिड्स में ट्रेमलिंग होगी, लड़की यदि जंग होंगे तो उनको जूते भी पड़ेंगे, है ना। लिप्स में, अराउंड द माउथ, लोअर जॉ, सब में ट्रेमलिंग मिलेगी। हमारी बोले मेरी आंख फड़फड़ा रही, भाई आंख, ये बात वो, ठीक है, चबाने में तकलीफ बनने लग जाएंगे ना। चलो,
नेक्स्ट, पुअर्टी ऑफ मूवमेंट, धीरे 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 व्यक्ति का मूवमेंट बहुत स्लगिश हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैं फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ, एरिजिडी बहुत फटाफट बोल रहा हूँ। यदि पार्किंसन डिसीज होगी तो ए बी सी, मतलब मूवमेंट बहुत स्लगिश हो जाएगी। मेरा दिमाग ने तो कब से ए बोल दिया, बट ए स्लो, ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं इसको, स्लो मूवमेंट। ऑटोमेटिक मूवमेंट आर फर्स्ट अफेक्टेड। ऑटोमेटिक मूवमेंट, चेहरे की एक्सप्रेशन, चलते वक्त हाथ स्विंग करना। Thus the when the patient walk, the swimming of arm is lost. जब व्यक्ति चलेगा, वो जो लड़कियां नहीं करती केट वॉक, गायब हो जाएगी, हाथ स्विंग ही नहीं करेंगी। बोलते वक्त चेहरे की एक्सप्रेशन, ब्लैंक फेस। बोले मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी, बोले हंस तो ले, अब मुझे बीमारी नहीं इसलिए मुझे ऑटोमेटिक हंसी आ गई। बट जनरली जिसको ये बीमारी है तो वो इतनी खुशी की बात भी, मैंने टॉप किया। ठीक है, एक मूवी है सेट मैक्स पे आती है, कई बार आप देख लेना, लकी द रेसर, अल्लू अर्जुन है। किसने देखी हुई क्या? हाँ या ना कोई बोलो। लकी रेसर, लकी द रेसर। हाँ सर देखिए। बाकी लोगों ने नहीं देखी? ना मूवी देखते हो, ना घूमने फिरने जाते हो, मस्ती करते हो दोस्तों के साथ, ना पढ़ाई करते हो। कुछ तो करो जी, आए हो तो पिक्चर ही देख लिया करो। चलो, तो जिसने देखी होगी वो समझ पाएगा मुझे, और जिसने नहीं देखी तो आजकल में और आ जाएगी सूर्यवंशम के आगे पीछे, देख लीजिएगा। तो उसमें श्रुति हसन जो है हीरोइन है, तो एकदम पूरी लिफ्ट में फॉल्ट हो जाता है, लिफ्ट बहुत तेज गिरती है, अल्लू अर्जुन बहुत डर जाता है, बट श्रुति हसन बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट। और भी दो तीन चीजें होती है, गोलियां चलती है होती है, वो बहुत साइलेंट। फिर वो पूछता है उससे कि भाई तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकती हो? तो बोले यार रिलैक्स क्या, मैं तो बेहतरीन डर गई थी, ये कर गई थी, पर हम चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं देते। समझ में आया? दैट इज अ ब्लैंक फेस। तो बहुत सारी अंदर भावनाएं होगी पार्किंसन डिसीज वालों को, खुशी हो रही है चेहरे पे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये ध्यान है। ठीक है, चलो। प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी व्यक्ति का, प्रॉपर बैलेंस नहीं बैठेगा, चलते गिरते पड़ते, चलते करते गिरते पड़ने लग जाएगा। एक होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ना है एगेरिकस, उसमें है अनसर्टेन इन वॉक, है ना, चलता फिरता गिरता रहता है। ठीक है, स्प्लीच इज स्लो एंड मोनोटोनस। आप कहाँ जा रहे हो? मोनोटोनस, अरे आप कहाँ जा रहे हो यार, अरे आप कहाँ जा रहे हो, अरे यार कहाँ जा रहे हो? देखो एक्सप्रेशन में अंतर आ रहा है। अरे आप कहाँ जा रहे हो, थोड़ा बताओ सही। तो चीजें, ये व्यक्ति गुस्से में भी आप कहाँ जा रहे हो, प्यार में भी आप कहाँ जा रहे हो, मतलब हर चीज में मोनोटोनल स्पीच। ठीक है, गेट इज कंपोज शॉर्ट स्टफलिंग स्टेप, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, जैसे चार्ली चैपलिन चलते हो ना, छोटे छोटे कदम, वैसे। ठीक है, बस ठीक है यार, बाकी तो एक खास नहीं है। नेक्स्ट, रिजिडिटी, दिस इज फॉलोड बाय ट्रेमर। ट्रेमर आ रहे थे अब क्या हो रहा? देखो पहले डॉक्टर साहब, पहले ट्रेमर आ रहे थे ना, अब देखो ये उंगलियां ऐसी ऐसी कड़क हो गई है, इनके साथ मेरे को ऐसा ऐसा करना पड़ता है तो जाके ये हिलती है, रिजिडिटी हो रही है। ठीक है, पूरे हाथ पाँव में, इसको बोलते हैं कॉग विल रिजिडिटी। आप कॉग विल रिजिडिटी आप देख सकते हो, इसका एक गूगल पे इमेज है, आप लोग अभी खोलना गूगल और देख लेना, तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे पार्किंसन मरीज का पेशेंट। कॉग विल रिजिडिटी, ठीक है, मसल में क्रैम्प्स भी आएंगे। ठीक है, और द हैंड राइटिंग बिकम क्रैम्ड एंड टेंड टू बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। इसको माइक्रोग्राफिया बोलते हैं, अति सूक्ष्म राइटिंग। ठीक है, चलो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो सिबोरिया, पसीना खूब आएगा, ऑयल बहुत निकलेगा, सिलाइवरी ड्रिबलिंग चालू हो जाएगी, है ना, हॉर्नर सिंड्रोम, आंखों में टोसिस म्योसिस हो जाएगा।
GIT मूवमेंट स्लगिश हो जाएगी, ठीक है, ये सब देखने को मिले, ठीक है। और इन एडवांस केसेस देयर मे बी इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन, और पार्किंसन डिजीज 10-20 साल भी ठीक नहीं हुई तो व्यक्ति का डिमेंशिया चालू हो जाएगा, अल्जाइमर डिसीज चालू हो जाएगी, ठीक है। स्टेज चलती, फर्स्ट स्टेज माइल्ड यूनिलेटरल, सेकंड स्टेज बायलेटरल, थर्ड स्टेज प्रोमिनेंट चेंज इन द गेट, फोर्थ स्टेज प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा, फिफ्थ स्टेज कंटिन्यूसली लकवाग्रस्त हो जाएगी पूरी बॉडी, खड़ा होना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इट इज ऑल अबाउट दिस। ट्रीटमेंट में फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इनकरेज, तो एक्सरसाइज करें, मसाज, फिजियोथेरेपी लें। वार्मथ एंड पैसिव मूवमेंट आर हेल्पफुल, वही फिजियोथेरेपी बेस्ट है। ड्रग्स, तो एंटीकोलिनर्जी ड्रग्स दी जाती है जो एसिटाइलकोलिन के ब्लॉकेज को कम करते हैं, है ना। लीवोडोपामिन दे सकते हो आप, यदि उसकी कमी हो रही है तो डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड तो देना ही पड़ेगा, और कुछ हद तक सर्जरी भी करना पड़ती है यदि कॉज स्टिल बना हुआ है तो, ठीक है। बाकी गुड न्यूट्रिशियस डाइट दो, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्सरसाइज, ये कर सकते हो। अब एक मूवी देखना आई, उसमें पूरा उसका मसल सिस्टम बर्बाद हो गया था हीरो का, फिर वो फिजियोथेरेपी वगैरह करके उड़ा के, है ना, और कुछ दूसरी थेरेपी कर करके थोड़ा बहुत वो उसका जो काइफोसिस वगैरह था वो ठीक हो जाता है और मसल स्ट्रेंथ आ जाती है। तो फिजियोथेरेपी इसमें बेस्ट काम करती है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट पार्किंसन डिसीज। अब हम कल ही पढ़ेंगे विल्सन डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेम्सकोरिया पढ़ना है हमें कल। कल हमको माइग्रेन पढ़ना है, कार्बन नर्व सिंड्रोम पढ़ना है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, चलो एग्जिट हो जाओ। थैंक यू।